हेलो, आ रही है आवाज सबको? यस मैम। यस मैम। तो Yes. मैंने तुमको परसों प्रैक्टिकल करवाया था वैक्स का, है ना? वैक्स का देखा आप लोगों ने डेमो? यस मैम। ठीक है, वैक्स का डेमो देखा होगा आप लोगों ने। तो मैंने वैक्स में आप लोगों को क्या समझाया था? सबसे पहले वैक्स में हम क्या करेंगे? वैक्स करने के दौरान सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई बताएगा? एक एक करके बताना है। ट्रॉली सेट करेंगे। ट्रॉली सेट करी, ट्रॉली में क्या क्या सामान होगा हमारा, कोई बताएगा? वैक्स मशीन। आप ना बेटा फोन को थोड़ा सा पास लेके बोलो, आप बोलते हो पर सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा पास लेके बोलो तो शायद सुनाई देगा। बाउल, मैंने वैक्स मशीन, वैक्स पट्टियां, स्पैचुला। वैक्स हीटर में हमारा वैक्स हम सबसे पहले गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर देंगे, है ना? फिर पाउडर, एलोवेरा जेल, और ट्रॉली के नीचे वाले सेक्शन में हम एक बाउल और उसमें थोड़ा सा वाटर और नैपटॉप, एस्ट्रिंजेंट, वैक्सिड। हाँ ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले वो जो रुमाल है वो गीला करके कस्टमर के हैंड से पोंछेंगे। हाँ, सबसे पहले उसके हैंड्स जो क्लीन करेंगे, फिर पाउडर लगाएंगे। हैंड सैनिटाइज भी तो करेंगे ना क्लाइंट के सामने? हाँ, सैनिटाइजर। हाँ, हैंड सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। क्लाइंट को एक गाउन भी देते हैं ना डिस्पोजेबल वाला, जो मैंने कहा था कि ट्रॉली आप सेट करोगे, फिर उसके बाद क्लाइंट का जो गाउन है डिस्पोजेबल वाला गाउन होता है, ब्लैक कलर का। कहाँ रखी है? ब्लैक कलर का गाउन होता है डिस्पोजेबल वाला, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि कोविड की वजह से सब डिस्पोजेबल वाला यूज करने लग गए, वो ब्लैक वाला डिस्पोजेबल गाउन देंगे और फिर क्लाइंट को बुलाएंगे, क्लाइंट अंदर आएगी और उसे चेंज करने के लिए बोलेंगे, आप लोग बाहर चले। फिर हम अपना मेरे को पूरी क्लाइंट दिखाना रिवीजन कर देना, तेरा रिवीजन हमारा हैंड सैनिटाइज करेंगे, अपने खुद के हम हैंड सैनिटाइज करेंगे, तभी जाकर हम क्लाइंट को छुएंगे, ठीक है। स्किन में सैनिटाइजेशन उठाओ। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी क्या कर रहे हैं, बॉडी को टच कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही हमें टच नहीं करने देगा। ये कोविड की ही बात नहीं है, पहले से भी एज अ प्रोफेशनल आप लोग क्या करोगे, बहुत क्लीननेस का बहुत ध्यान दोगे, ठीक है। क्लाइंट की, अपने ट्रॉली की क्लीनिंग, ठीक है, अपने खुद की क्लीनिंग बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी हमसे वैक्स करवा रहा है या कोई भी हमसे थ्रेडिंग करवा रहा है, कोई भी स्किन सर्विसेज दे रहा है, तो सबसे पहले वो अपने ब्यूटिशियन को देखता है कि हमारी ब्यूटिशियन खुद कैसी है, उसने खुद कितना साफ सुथरी है, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप लोग ब्यूटिशियन एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना चाहते हो तो आपके नेल्स हमेशा कट रहने चाहिए, ठीक है। मैंने कई सारे पार्लर्स में देखा है, इतने बड़े बड़े नेल्स होते हैं और उन्हीं नेल्स में वो फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी प्रोफेशनल सैलून में चले जाते हो, ब्रांडेड सैलून में चले जाते हो, तो आपके नेल्स वहां पे बड़े हुए नहीं होने चाहिए, अगर आप एज अ ब्यूटिशियन वहां जॉब कर रहे हो। मेकअप आर्टिस्ट में फिर भी चलो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट एज अ ब्यूटिशियन आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। और नेल्स में नेल पेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और नेल पेंट भी ऐसे नहीं कि कहीं से लग रही है, कहीं से उखड़ रही है, पूरी प्रॉपर नेल पेंट होनी चाहिए, ठीक है। कई लोगों का मैंने देखा है कि नेल्स होता है और उसमें कहीं पे लगी है कहीं पे नहीं लगी है, वो चीज नहीं होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। तो नेल्स, अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपके नेल्स ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो एकदम बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के फेस पे कई बार नेल्स लग जाते हैं। सेकंड, नेल्स में क्या रहता है, डर्ट वगैरह रहती है नेल्स में, कितना भी आप साफ करोगे वो हाइजीनिक नहीं दिखते,
भले ही आपने नेल एक्सटेंशन भी करवाया है फिर भी, ठीक है, ब्यूटिशियन के नहीं होने चाहिए नेल्स। और जो नेल पेंट है वो प्रॉपर हाथों में पूरी होनी चाहिए, कहीं से लगी है कहीं से नहीं लगी है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे ध्यान देते हैं वो लोग कि आपके नेल्स कैसे, वो हाइजीनिक नहीं लगता फेशियल क्लीन अप करने में। और सबसे वैक्स करने में तो पूरा हाथ देखते हैं आपका अच्छे से कैसा है, एज अ प्रोफेशनल आपको बता दें कुछ चीज, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छे से अपने हैंड्स को सैनिटाइज करोगे क्लाइंट के सामने, और फिर उसके बाद क्या करोगे, क्लाइंट के ना हैंड ना मतलब साफ करना है टॉवल से। के लिए हाथ को ड्राई होने देंगे और फिर पाउडर अप्लाई करेंगे, पाउडर अप्लाई करेंगे, उसके बाद में वैक्स अप्लाई। और ये तरह के कुर्ता पजामों में सवाल तो नहीं आ रहा है। हम लोग सबसे पहले हमने अपने हैंड सैनिटाइज कर लिए क्लाइंट के सामने, फिर वुडन स्पैचुला से वैक्स लगाएंगे। स्पैचुला कौन सा यूज करना है, वुडन, यानी कि वुडन स्पैचुला कौन सा होता है, जो वो लकड़ी का बनाता है, डिस्पोजेबल होता है, वो डिस्पोजेबल स्पैचुला होता है, ठीक है, क्योंकि और जो गाउन पहना है हमारी क्लाइंट ने वो भी डिस्पोजेबल वाला, एक क्लाइंट ने हमारा गाउन पहना फिर वो डिस्पोजेबल गाउन हमने डिस्पोज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्पैचुला लिया, फिर वैक्स अप्लाई और कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन, और वैक्स अप्लाई करके स्लिप से अपोजिट डायरेक्शन से, कोई बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट क्या करना है उसके बाद, वैक्स अप्लाई करना है, वैक्स अप्लाई करेंगे हैंड पे स्पैचुला के साथ। तो आप में से मतलब मुझे अभी ये लग रहा है कि आप लोग कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग अपने खुद पे कब टेस्ट करोगे, सीधे क्लाइंट पे आप लोग वैक्स पकड़ के सीधे क्लाइंट पे लगा दोगे, मैम पाउडर लगाना है, अप्लाई करेंगे, पाउडर लगाना है। करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा लगाना है, हैंड को क्लीन करना चाहिए, चेक करना है ऐसे गर्म है या कैसी वैक्स है, हम सीधे पकड़ के क्लाइंट पे लगाते हैं, हाथ पे लगाएंगे, कोई फायदा आपका प्रोफेशनल होने का, अगर आप सीधे वैक्स स्पैचुला में लेके सीधे लगा दे रहे हो क्लाइंट पे, और वो क्लाइंट को अगर ज्यादा गर्म है और क्लाइंट को लग गया उससे उसका बर्न हो गया, फिर आपको तो सलून से हटा देंगे। हाँ, पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें खुद अपने हाथ पे पैच टेस्ट करना है, खुद अपने हाथ पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा इस पे थंब पे, और थोड़ा सा टेस्ट करना है, हाँ ठीक है, फिर उसे हटा देना है स्ट्रिप से, फिर जाके हमें लग रहा है कि हाँ वैक्स नॉर्मल है, तब जाकर हम क्लाइंट पे अप्लाई करेंगे। क्लाइंट गलती से भी भूल कर भी आपसे यही नहीं पूछती कि आपने मुझे बर्न कर दिया, क्योंकि वो आपने खुद पे ट्राई किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे क्लाइंट पे, और जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, हेयर्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट, मतलब उस साइड पे, जिस साइड पे हेयर की डायरेक्शन है अप्लाई उस साइड पे करेंगे, और उसको हम हटाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, हेयर की डायरेक्शन में अप्लाई करना है, अगर हेयर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ को अप्लाई करना है, अप्लाई हमेशा हेयर की डायरेक्शन पे, जहां पे उसकी डायरेक्शन होगी, राइट साइड लेफ्ट साइड जिस साइड पे डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन पे हमने अप्लाई करना है। और अगर हम नए हैं अभी एज अ ब्यूटिशियन तो बहुत छोटे छोटे पैच करने हैं, और अगर हम एज अ प्रोफेशनल कर रहे हैं तो हम बड़े पैच भी लगा सकते हैं वैक्स, ठीक है। बट निकालना कैसे है, हेयर के डायरेक्शन के अपोजिट हमें निकालना है, हटाना है, और क्या करना है, पूरा का पूरा स्ट्रिप्स हम पूरे पैच पे नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छे से बिल्कुल स्किन को स्ट्रेच करेंगे ताकि क्लाइंट को दर्द कम हो, ठीक है, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे हम इसको हटाएंगे, ठीक है। तो खुद पे
अगर आप एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हो और एक ब्रांडेड सैलून में काम कर रहे हो तो आप सीधे डायरेक्ट क्लाइंट पे मत लगाओ। और सेकंड मैंने एक बहुत बड़ी चीज बोली थी कि क्या करना है, बार बार वैक्स को फूकना नहीं है। हाँ ठीक है, जब अगर क्लाइंट बोल रही है तो वो एक अलग चीज है, बट मेरा मतलब मुझे बताने का है आपको जरूरी, तो क्लाइंट कभी भी वैक्स को बार बार फूकना नहीं है क्लाइंट के सामने, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने आपको बताया कि खुद पे आपको टेस्ट करना है थोड़ा सा बस। अगर आपको खुद पे गर्म लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप वैक्स बंद कर दो, कम कर दो, जब नॉर्मल हो जाए फिर टेस्ट करो अपने आप पे, फिर देन क्लाइंट पे आप अप्लाई करो, ठीक है? समझ में आ गया? तो कल आपका वैक्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। आप अपनी वैक्स, सब लोग वैक्स है, अपनी मॉडल है, अरेंज करो। कल सबका एक एक करके मैं चेक करूंगी कैसे आपकी टेक्निक है, किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से आप हटा रहे हो, ये सब कुछ मुझे देखना है। जैसे मैंने डेमो दिया था उसी तरीके से आप, तो मैं एक एक करके चेक करूंगी और आप करोगे, ठीक है? और मैम कल संडे है। वैक्स स्ट्रिप्स कितनी होगी आप लोगों की, काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? वैक्स स्ट्रिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी वैक्स स्ट्रिप भी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और जो उसमें होल्स होते हैं उसको किस तरफ से अप्लाई करोगे, जहां पे वो होल्स अंदर की तरफ गहरे होंगे वहां पे आप उसको लगाओगे, ठीक है? जहां पर वो जो होल्स है छोटे छोटे वो गहरे होंगे वहां पे उस साइड आप उसको चिपकाओगे। आप दोनों साइड भी कर सकते हो, बट वो अच्छा वर्क कहां पे करता है, उस साइड पे करता है जहां पे वो जो होल्स होते हैं वो थोड़े अंदर की ओर गहरे होते हैं, ठीक है? आप किसी भी अच्छी वैक्स स्ट्रिप को पकड़ोगे तो आपको दोनों में अंतर एकदम समझ में आएगा। और एक जो लोकल वैक्स स्ट्रिप होगी उसमें जो होल्स होंगे वो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको इतना अंतर कि कहां से आपको करना है। स्ट्रिप भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वैक्स भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आपको एक्सपायरी डेट वगैरह भी इसकी चेक करनी है वैक्स की। तो कल आपका वैक्स का आप लोग प्रैक्टिकल करके दिखाओगे मेरे को, अपनी मॉडल लेकर आओगे, उस पे आप हैंड्स पे ही मुझे करके दिखाओगे, ठीक है? अब आज के उसमें हम आते हैं, तो मैंने आप लोगों को स्किन के टाइप्स बताए थे, स्किन के टाइप्स में आप लोगों ने क्या क्या स्किन के टाइप्स बताए थे मैंने आपको, कोई बताएगा मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट? नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। हाँ, तो क्या बताया था, नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन बताए थे ना? हाँ, टू टाइप्स में कौन कौन से, सीजोन और डिलीजोन। फिर उसके बाद आती स्किन की कंडीशन। स्किन की कंडीशन में क्या क्या था, डिहाइड्रेटेड, पिगमेंटेड, प्रिपेयर स्किन, एजिंग स्किन, एक्ने स्किन। डिहाइड्रेशन, टैन और वो पिगमेंटेशन में दो थे, हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है? और सेंसिटिविटी शायद मैं भूल गई, सेंसिटिविटी भी एक क्या है, स्किन की कंडीशन है, ठीक है? वो छूट गया शायद आप लोग। देखो ये जैसे नॉर्मल ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सेंसिटिव स्किन कंडीशन। तो क्या क्या आपका, डिहाइड्रेशन, सेंसिटिविटी, टैनिंग, पिगमेंटेशन, एजिंग और एक्ने। उसी पे डालो साइड पे। तो सेंसिटिव जो स्किन होती है उसकी पहचान क्या होती है? ज्यादातर आप लोग देखते हो, आप लोगों में से कई जो ऐसे लोग हैं जो उनका खुद का ही ब्यूटी पार्लर है, तो बोलते कि यार मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ज्यादातर लोग तो यही बोलने लगे कि स्किन सेंसिटिव है, भले ही उनकी है या नहीं है, ठीक है? तो आप उनको अच्छे से बता सकते हो कि आपकी है या नहीं है, ठीक है? उसके लिए आप कैसे पहचानोगे किसी को है कुछ, कि कैसे पहचानोगे आप एक सेंसिटिव स्किन को? जैसे कि आपने डिहाइड्रेट स्किन को पहचानना सीखा, टैनिंग स्किन को पहचानना सीखा, पिगमेंटेशन स्किन को पहचानना सीखा। पिगमेंटेशन के कारण भी आपको पता है कि ब्लैक और व्हाइट पैच कैसे होते हैं। फिर एजिंग स्किन तो आप पहचान ही रहे हो, एक्ने के बारे में भी आपको पता है, एक्ने हुआ कैसे,
ठीक है, कौन सी स्किन पे होता है ये भी आप लोगों को पता है। तो सेंसिटिविटी है, जो सेंसिटिविटी स्किन की क्या है, कंडीशन है। तो जो सेंसिटिव स्किन होगी उसको कैसे आप पहचानोगे, कोई बता सकता है? मैम उस पे ना कोई क्रीम यूज, मेरी स्किन सेंसिटिव है ऐसे करके बोल देते हैं, तो कैसे पहचानोगे? रिएक्शन करते हैं। मैम उसके ना क्रीम यूज मतलब सही नहीं कर सकते हैं, और है ना मतलब कुछ भी क्रीम लगाते हैं ना तो उनको एलर्जी हो जाती है, और मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से उनकी एलर्जी हो जाती है, मतलब पिंपल्स वगैरह पे इस पे मतलब कोई यूज नहीं कर सकते, और मतलब जो नॉर्मल स्किन पे अपन यूज करते हैं कोई भी चीज, हाँ, तो वो सेंसिटिव स्किन पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव का हाँ। क्या हुआ, एकदम सेंसिटिव, ठीक है, स्किन की बात नहीं कर रही मैं, सेंसिटिव का मतलब समझने की बात कर रही हूँ। सेंसिटिव क्या हुआ, एकदम जो एकदम नाजुक है, ठीक है, छूते ही उसको कुछ हो जा रहा है, एकदम सेंसिटिव चीज है, ठीक है। तो जो सेंसिटिव स्किन होती है वो भी क्या होता है कि जैसे धूप में थोड़ी देर जा रही है तो एकदम से वो सनबर्न हो जाएगा उसको, ठीक है, और उसमें आपको एकदम से जैसे धूप में आ रहे तो जा रहे थोड़ी देर के लिए तो एकदम रेड हो जाएगी, ठीक है, और उसमें रैशेस हो जाएंगे। अगर आप स्क्रब वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो एकदम से रैशेस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो स्किन एकदम सेंसिटिव है, एकदम क्या है, नाजुक है एकदम। तो आपको दिखेगा कि वो रेड रेड सी रहती है, थोड़ा सा मतलब उसको टच भी कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें तो वो एकदम रेड हो जा रही है, उसमें रैशेस आ जाते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव स्किन बहुत ही नाजुक सी होती है, और ज्यादातर सेंसिटिव स्किन किसकी होती है, जो बहुत ज्यादा फेयर होते हैं उनकी होती है, ठीक है। वार्म टोन वालों की सेंसिटिव स्किन बहुत कम होती है, किसी किसी को, शायद किसी किसी को छोड़ के वार्म स्किन टोन वालों की सेंसिटिव नहीं के बराबर होती है, किसी किसी को छोड़ के। और जो फेयर होते हैं, एक्स्ट्रा फेयर होते हैं, उनकी ही सेंसिटिव होती है, जैसे कि फॉरेनर्स जो होते हैं उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लोग, वार्म टोन के, नॉर्थ ईस्ट के लोग वो भी, उनकी भी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है। लेकिन एक वार्म टोन वाली जो स्किन होती है वो भी हो सकती है रियल, लेकिन कम होती है, ठीक है। जैसे हर कोई बोलता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है कि हर किसी की सेंसिटिव है। वार्म टोन वाले बहुत कम ही सेंसिटिव होते हैं, ये नहीं बोल रही कि पूरी तरह नहीं होते। मेडिकल से और जो ज्यादातर फॉरेनर्स या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है वो लोग, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, ठीक है। वो मैम पता आज का ना जो कि एकदम जो फेयर होते हैं और फिर रेड रेड से होंगे स्किन में, तो पता चल जाता है कि एकदम इनकी स्किन क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से होंगे, डिहाइड्रेशन, सेंसिटिविटी, टैनिंग, पिगमेंटेशन, एजिंग और टाइमिंग, ठीक है। समझ में आ गया ना सबके? तो कल को आपका किस चीज का प्रैक्टिकल है, वैक्स चीज को, ठीक है। फिर कल मत बोलना कि मेरे पास सामान नहीं है या मेरे पास मॉडल नहीं है, ये बहाने मैं नहीं सुनूंगी, ठीक है। आपको कल क्या करना है, जब आपका प्रैक्टिकल मैं स्टार्ट करूंगी तो उसमें भी आपको बिफोर आफ्टर की पिक मेरे को खींच के भेजनी है, ठीक है। पहले बिफोर की आप हैंड्स की बिफोर की पिक लोगे और फिर आफ्टर की पिक लोगे और दोनों ही मुझे भेजोगे, ठीक है। मैं देखूंगी कि वैक्स आपने कैसे की है। तो नॉर्मल वैक्स में क्या होता है कि आपने जैसे एक बार अप्लाई किया, ठीक है, बाल अगर आपके हट रहे, क्योंकि अभी आप लोग जैसे नए हो जो लोग, उनके लिए है, आपने अप्लाई किया, ठीक है, कहाँ पे, इसकी जो आपकी हेयर है उसकी डायरेक्शन पे अप्लाई किया और अपोजिट डायरेक्शन में आपने उसको पुल कर दिया, ठीक है। अगर आपके बाल नहीं हटे हैं तो आप एक बार और अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बार बार आपको वैक्स नहीं अप्लाई करना है, बार बार नहीं करना है, क्योंकि बार बार करने से स्किन खिंच रही है, ठीक है। बट नॉर्मल में ऐसा होता है कि आप 2 बार कर सकते हो, इसीलिए वो नॉर्मल स्किन है, और इसीलिए स्टार्टिंग में नॉर्मल वैक्स है, नॉर्मल वैक्स से ही स्टार्टिंग की जाती है, क्योंकि उसको आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कहीं पे कम ज्यादा यूज कर दिया तो वो थोड़ा चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप फिर मैं देखूंगी कि बार बार आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने सही डायरेक्शन पे अप्लाई किया है और आपका टेक्निक पुल करने का टेक्निक बिल्कुल ठीक है तो आपके बाल आराम से हटेंगे। तो मुझे यही चेक करना है आपका बिफोर का पिक और आफ्टर का पिक दोनों आया कि आपने कैसी वैक्स की है। लेकिन बार बार आप एक ही जगह पे अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, एक ही जगह पे बार बार अप्लाई नहीं करोगे, 1-2 बार चलेगा,
ठीक है। तो इसके तो कल प्रैक्टिकल होगा और अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, तो आज हम ब्लीच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में ब्लीच। तो ब्लीच लिख दो आप टॉपिक, BLEACHING, ब्लीचिंग। किसने ब्लीच किया है? किया पर मैंने किया। आप जो नॉलेज देते हो वो बहुत अलग होता है, अच्छा होता है, इसलिए आप ब्लीच मैंने कराया है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि अप्लाई कर देते हैं 20 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं एंड देन आप लोगों में से किसी ने ब्लीच किया होगा क्योंकि सभी पार्लर वाले हैं। जी मैम किया है मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफ जी मैम। बता दिया, लगभग सभी ने किया होगा ब्लीच। नहीं किया है, किसी ने ब्लीच नहीं किया? सुजाता? मैंने तुझा किया है? नहीं किया है। मैं की हूँ, मैंने की हूँ। मैंने भी किया है मैम। मैम लेकिन इसकी टेक्निक नहीं पता मुझे। कितना बताओ तो बताओ। मैम हेलो मैम, ये दोनों को मतलब क्रीम ज्यादा देते हैं 1 मीटर, मतलब थोड़ा ही होता है 1 या 2 चुटकी, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं जब तक वो क्रीम जो रहती है ना वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होती तब तक उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर क्लाइंट के चेहरे पहले क्लीन करते फिर उसका ब्लीच करते हैं और उसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और अप्लाई करते वक्त ध्यान रखते हैं कि उसके फेस के जो आईब्रो वगैरह होते हैं वहां टच ना हो और हेयर्स को टच ना हो। ऑनलाइन स्टूडेंट ब्लीच कैसे करते हैं, मतलब कुछ ब्लीच के बारे में पता हो, जरूरी नहीं कि कैसे करते हैं। हाँ मैम, हेलो हेलो मैम। हाँ सुजाता बोलो, आवाज आ रही है। मैम पहले तो उनको चेस्ट प्यास टेस्ट करना चाहिए। हाँ तो फिर और कोई ब्लीच में रहती है, प्री ब्लीच रहती है, जैसे उनके पहले फेस क्लीन करके प्री ब्लीच का क्रीम अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद प्यास टेस्ट करने के बाद फिर इसको फिर उसमें क्रीम में ब्लोंडर डालना चाहिए थोड़ा सा, 1 पिंच। बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? क्या मैम? पहले क्या करना पड़ता है? प्यास टेस्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे आप? उसके बाद क्रीम मिलती है उसको लगाना चाहिए, क्लीन टू क्लीन फेस को क्लीन करके प्री क्लीन लगाना चाहिए। उसके बाद क्रीम में ब्लोंडर लगा के फिर अप्लाई करना चाहिए फेस के ऊपर। फिर 10-15 मिनट रुक के उसको निकालना चाहिए। और कोई बताया? इसके बारे में जी मैम करती हूँ, हर महीने करती हूँ। देखो ब्लीच क्या होता है, ब्लीच होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक एक्शन है। ठीक है, ब्लीच क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक एक्शन है जो क्या करता है, जब हम उसको स्किन पे लगाते हैं, सुन लो ना, 3-4 बार रिपीट करो। ठीक है, तो क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक एक्शन है। वो एक्शन क्या काम करता है? हमारे स्किन में जाकर जो हमारा मेलानिन है, मेलानिन क्या करता है? स्किन को कलर देने का काम करता है। तो ब्लीच से भी क्या होता है, हमारा स्किन के जो हेयर है वो लाइट हो जाते हैं ना। तो वो लाइट कैसे होते हैं? जब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हमारे मेलानिन में
में जाके हमारे हेयर के कलर को लाइट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? लाइट कर देता है। ठीक है, तो क्या है ब्लीच? क्या है? एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक्शन है जो हमारे मेलानिन में जाके हमारे स्किन के हेयर्स को लाइट कर देता है। ठीक है, लाइट कर देता है। क्या कर देता है? लाइट कर देता है। तो हमें मतलब ब्लीच क्यों करते हैं हम लोग? जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं, ठीक है, हमें पसंद नहीं है, दिख रहा है एकदम गंदे गंदे से, अनवांटेड हेयर को लाइट करने के लिए, क्या करने के लिए? लाइट करने के लिए, वो हटते। हाँ, अनवांटेड हेयर हटते किससे? वैक्स से हटते हैं, लेकिन अनवांटेड हेयर को लाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लीच का यूज करते हैं, क्योंकि ब्लीच का काम क्या है? वो मेलानिन में जाके हमारे स्किन को लाइट कर रहा है, क्योंकि मेलानिन ही हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर रहा है? मेलानिन में जाके हमारे स्किन के हेयर को लाइट कर रहा है, जो उसका डार्क कलर है उसको लाइट कर दे रहा है। ठीक है, तो इस ब्लीच का काम क्या होता है? अनवांटेड हेयर को लाइट करना। ठीक है, अनवांटेड हेयर को लाइट करना। अब आप पूछ सकते हो। अनवांटेड हेयर को क्या कर रहा है? ब्लीच लाइट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा काम क्या कर रहा है? जो हमारे स्किन की अपर लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके मेलानिन में जाके वहां पे क्या कर रहा है? हमारे हेयर्स को, हाँ, और हमारे उसको रिड्यूस कर रहा है, डार्कनेस को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, और जो हमारे डार्क स्पॉट्स हैं वो भी लाइट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लाइट होते हैं। कभी भी आप ब्लीच करोगे तो एक फेयरनेस आ जाती है स्किन पे। कैसे आती है? क्योंकि जो हमारे हेयर है, हमारे जो स्किन पे, हमारे जो फेस पे छोटे छोटे बाल हैं, वो क्या कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं बाल, थोड़े ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, वैसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लीच क्या कर रहा है? उनको लाइट कर दे रहा है। उनको लाइट करने की वजह से क्या हो रहा है? हमारा स्किन हमको फेयर दिखने शुरू हो जा रही है, क्योंकि जो हमारे हेयर है वो लाइट हो जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? जो हमारे डार्क स्पॉट है उनको भी कम कर रहा है, क्योंकि वो हमारे एक काम और कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे मेलानिन में जा रहा है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हमारे जो स्किन की ऊपर की जो लेयर है उसकी भी जो क्या है? डार्कनेस रिड्यूस हो रही है, यानी कि कम हो रही है। ठीक है, और जो कई लोगों का कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? कहीं पे डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है, तो कॉम्प्लेक्शन को भी वो एक तरह से इवन करती है ब्लीच। ठीक है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, तो एक इवन करने का भी, कॉम्प्लेक्शन को इवन करने का काम भी वो करती है। ठीक है, और जो हमारे हेयर पहले एकदम से दिख के आ रहे थे बहुत ज्यादा, वो थोड़ी उनकी विजिबिलिटी कम हो रही। ठीक है, अभी एकदम से दिख के नहीं आ रहे। किसी के बहुत ज्यादा हेयर रहते हैं, वो एकदम से दिख के नहीं आ रहे, वो क्या हो गया? हमारे स्किन के साथ ही मैच हो गया इसका कलर। ठीक है, इसके थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो इसका क्या क्या बेनिफिट है? ब्लीच करने का क्या क्या बेनिफिट है? एक तो जो हमारे अनवांटेड हेयर है वो लाइट हो जाते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? वो हमारे डार्क स्पॉट्स को भी कम कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? जो अनइवन स्किन है, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, उसको भी इवन करने का काम कर रहा है। एग्जाम होगा ठीक है। अब क्या है? ब्लीच करने से जो नुकसान होते हैं, ब्लीच करने से नुकसान भी होते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा था पहले कि ज्यादातर लोग बस ब्लीच कराना शुरू कर दिया, बहुत लोग ब्लीच करते थे, बहुत ज्यादा ब्लीच करते थे। अभी ऐसा है कि इतना ज्यादा ब्लीच का यूज नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके क्या करा, कोई भी लोगों ने स्टार्ट किया, जब ब्लीच पकड़ा उसमें एक्टिवेटर मिक्स किया और लगाना शुरू कर दिया, जबकि उसकी नॉलेज उसको नहीं है। तो उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कौन सी स्किन पे यूज कर सकते हैं, कौन सी स्किन पे नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके नुकसान क्या है?
एक तो हमें सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो सेंसिटिव स्किन पे नहीं करना चाहिए। जिस स्किन पे सन बर्न हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वो स्किन सन बर्न, पूरा स्किन पे उसका सन बर्न हुआ है, वहां पे भी आपको ब्लीच कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, ड्राई होने की वजह से व्हाइट व्हाइट पैचेस है, वहां पे भी आपको ब्लीच नहीं करना चाहिए। एक्ने है, अगर फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने है, वहां पे भी आपको ब्लीच नहीं करनी चाहिए, स्किप करनी चाहिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी ब्लीच नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। और क्लाइंट अगर कह रहा है कि आप कर सकते हो, तो फिर वो क्लाइंट है, ठीक है, आप उसको एकदम से सजेस्ट मत करो, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल। तो सेंसिटिव स्किन पे मत करो, ठीक है। सनबर्न हुआ है अगर स्किन पे, वहां पे मत करो। जहां पे रैशेस है बहुत ज्यादा, ठीक है, वही सनबर्न या रैशेस, वहां पे नहीं करो। ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई है, व्हाइट पैच है स्किन पे, मत करो, ठीक है। और एक्ने स्किन पे मत करो, और प्रेगनेंसी पे मत करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि अब धीरे धीरे लोग बात थोड़े अवेयर हो रहे हैं ब्लीच को लेके, बोलते हैं कि नहीं हमें ब्लीच नहीं करवाना, ब्लीच कराने से हमारी स्किन ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग ब्लीच करवाने से डरते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है और वो फर्स्ट टाइम ब्लीच करवा रहा है, तो फिर आपको उसका पैच टेस्ट करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट फेस पे नहीं करवाना है। अगर उसे करवाना ही है तो आप उसका पहले पैच टेस्ट करोगे। पैच टेस्ट कहाँ पे होता है? कान के पीछे होता है, वहां पे करोगे। आप क्या करोगे, थोड़ा सा ब्लीच लोगे, उसमें एक्टिवेटर मिक्स करोगे और उसको कान के पीछे लगाओगे, फिर हटा दोगे और फिर क्लाइंट से बोलोगे कि ये 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के बाद आपको देखना है कि 24 घंटे तक वहां पे कोई रैशेस ना हो, कुछ भी ऐसी उसको परेशानी नहीं हो रही है, एलर्जी नहीं हो रही है, तब जाके आप उसके फेस पे ब्लीच कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट बार करवा रहा है, ठीक है। अगर जो करवाता है वो खुद ही बोलेगा कि मैं तो करवाती ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसका कर सकते हो। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम करवा रहा है और आप एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल सैलून में काम कर रहे हो, तो डायरेक्ट उसके फेस पे आप ब्लीच नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एक पैच टेस्ट उसको करके देना होगा, दिखाना होगा, फिर बोलना होगा कि 24 आवर्स के बाद देखते हैं कि आपको कितना, अगर उसको कुछ भी एलर्जी नहीं हुई, उसकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर आप उसका ब्लीच कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं कि आपको प्रोफेशनल सैलून के बारे में बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पैच टेस्ट करना, और पैच टेस्ट का तरीका क्या है, कान के पीछे करना है, ठीक है। और कुछ प्रिकॉशंस भी हैं ब्लीच में कैसे करनी है। जैसे हम कई लोग क्या करते हैं, ब्लीच लेते हैं और किसी भी उसमें घोल देते हैं, तो ऐसे नहीं। जो ब्लीच हम जिसमें भी इसको मिक्स करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, प्लास्टिक का होगा। इसका होगा प्लास्टिक बाउल में ही हम उसे मिक्स करेंगे, ठीक है। मैम प्लास्टिक बाउल में मिक्स करेंगे, ठीक है। और कभी भी जब उसे हम यूज करेंगे, क्लाइंट के फेस में अप्लाई करेंगे, तो ब्रश से अप्लाई करेंगे, ठीक है, हाथों से नहीं करेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया एज अ प्रोफेशनल, हाथ ऐसे डायरेक्ट क्लाइंट के फेस पे नहीं लगाते, ठीक है। तो हम ब्रश से अप्लाई करेंगे, ठीक है। कभी भी हम क्लाइंट का ब्लीच कर रहे हैं, तो फिर क्लाइंट को हम पूरी तरह रूम पे छोड़ के अकेला नहीं जा सकते, क्योंकि क्लाइंट, उसको हो सकता है कि उस ब्लीच से कुछ भी उसको एलर्जी या कुछ भी चीज हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आपने लगाया और आप चले गए रूम छोड़ के, तो रूम पे ही आपको रहना है ब्लीच करते वक्त, ठीक है। अगला कि अगर जब आप ब्लीच क्लीन कर रहे हो, तो हमेशा कोल्ड वाटर का ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कभी भी वार्म वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, कोल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना है क्लीन करने के लिए। और अगर आपने एक
लास्ट चीज और उसको ध्यान रखना, अगर आपने ब्लीच किया है किसी के फेस पे तो उसके बाद जो वो कॉटन होता है ना, कॉटन को हम लोग फ्रिज पे रखते हैं ठंडा, उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर बाउल में जो बिल्कुल ठंडा पानी है उसमें अच्छे से नैपकिन को स्क्वीज करके उसके फेस पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो रेड हो जाता है वो एकदम से, अगर आप ठंडा नैपकिन रख रहे हो तो एकदम से कम हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉटन होता है कॉटन को फ्रिज में रखो, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा बाद में बाहर निकाल के ठंडे पानी में डाल के आराम से फिर उसको स्क्वीज करके कॉटन को अच्छे से ऐसे करके फेस पे लगा सकते हो 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, तो भी जो उसका रेडनेस है वो आराम से कम हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, ब्लीच निकालते हैं उसके बाद अगला फेशियल क्लीनअप पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। ब्लीच हमेशा जो मिक्स करना है वो प्लास्टिक के बाउल में करना है। सेकंड थिंग क्या करना है, ब्लीच का जब हम उसके फेस पे लगा रहे हैं तो ब्रश का इस्तेमाल करना है। थर्ड, ब्लीच को लगाने के बाद रूम, जो क्लाइंट को हमने जिस रूम में रखा है उस रूम में क्लाइंट को अकेले छोड़ के नहीं जाना है, वहीं पे ही रहना है। और उसके बाद जब भी हम ब्लीच को क्लीन करेंगे तो हमें कोल्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना है। ब्लीच क्लीन करने के बाद हम जो कॉटन है उसको भिगोकर ठंडे पानी में अच्छे से, उसके बाद उसको स्क्वीज करके क्लाइंट के फेस पे 5 या 10 मिनट तक रखेंगे, और ऐसा करने से उसको ब्लीच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ब्लीच का एक चीज देना है कि सेंसिटिव स्किन पे नहीं करनी है, जिसको सनबर्न हुआ है उस स्किन पे नहीं करनी, जिसको रैशेस है उस स्किन पे नहीं करनी, जिसको बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है स्किन, व्हाइट पैचेस है उसमें नहीं करना, ठीक है, एक्ने वाली स्किन पे नहीं करना है, और प्रेगनेंसी में नहीं करना है, ठीक है। नैपकिन को डिप किया तो गया है ना, ठंडा है ना, तो अगर है ना तो लगाया फिर नैपकिन, हाँ फिर ठीक है। अब ड्यूरेशन, मतलब ब्लीच की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितने कितने टाइम तक फेस पे रख सकते हैं ब्लीच को? 15 to 20। 15-20 मिनट। और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट? मैडम नॉर्मल स्किन के लिए 15 और जो ज्यादा डल हो उसके लिए 20-25 मिनट। 20-25। और जो हमारे ब्लीच का टाइम है, टाइम पीरियड है, ठीक है, वो भी किस पे है डिपेंड, कि जो हमारे स्किन है स्किन पे डिपेंड है, ठीक है। अगर हमारी स्किन क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उस पे डिपेंड है, स्किन नॉर्मल है उस पे डिपेंड है, स्किन में जो स्किन के जो हमारे हेयर है वो कितने डार्क है उस पे डिपेंड है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हमारी टाइम ड्यूरेशन डिपेंड है, ठीक है। अगर स्किन बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक है, और थिक है, तो हमारा टाइम 30 भी जा सकता है, 30 मिनट भी हो सकता है, स्टार्टिंग 10 to 30, ठीक है। कितना टाइम रहेगा, 10 to 30। तो अगर हमारी जो बॉडी का जो स्किन है वो सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन के भी ब्लीच होती है, वो बताऊंगी आपको, ठीक है। तो हमें 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया, यहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कोई थ्रेडिंग करवाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे हेयर है, अगर यहाँ पर मैं 10 मिनट्स के लिए रख दूं तो क्या वो हेयर होंगे लाइट? नहीं होंगे ना 10 मिनट्स के अंदर में। तो हम किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सबसे पहले हमारे स्किन पे डिपेंड करता है, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, तो टाइम ड्यूरेशन किस पर डिपेंड करता है, हमारे स्किन के हिसाब से हमने टाइम देखना है, ठीक है। तो सेंसिटिव स्किन है तो कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखने। अगर बहुत ज्यादा डल हो रही है, डार्क स्पॉट्स भी हैं, ठीक है, और डेड स्किन भी है, तो क्या है, हम उसको 30 मिनट्स तक भी रख सकते हैं, ठीक है। फेशियल हेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल 15-10 मिनट्स में नहीं जाएगा उसका, तो हम ज्यादा देर तक भी रख सकते हैं। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो 10 मिनट से ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। और उसके बाद अगर सेंसिटिव स्किन है तो फिर हमें
कोल्ड कंप्रेशर जरूर देना है। बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोल्ड कंप्रेशर। कोल्ड कंप्रेशर क्या हुआ, जो मैंने आपको बोला, कॉटन को एकदम बर्फ के पानी में डुबोकर फेस पे रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। मैडम थ्रेडिंग और है ना वैक्सिंग अगर चेहरे पे करा हो तो उसके बाद भी ब्लीच नहीं करना चाहिए ना मैम? नहीं, पहले ब्लीच फिर बाद में, या उस दिन आप करो ही मत, ठीक है, क्योंकि वो स्किन सेंसिटिव हो जाएगी ना उस एरिया पे, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैम ब्लीच के बाद थ्रेडिंग या वैक्स करना है क्या? उसके बाद भी सेंसिटिव हो जाती है स्किन, अवॉइड करें। दोनों ही उसमें सेंसिटिव हो जाती है स्किन, ठीक है। दूसरे दिन कर सकते हो आप क्लाइंट का, या फिर काफी टाइम पे उसे रोकना पड़ेगा। उसके बाद आपने अगर स्किन पे ब्लीच की है तो उसके बाद भी तो वो सेंसिटिव हो जाएगी ना काफी देर तक। मैडम कई क्लाइंट आते हैं एक साथ सब कुछ करवाते हैं, हमारे ब्लीच भी करो फेशियल भी करो। पार्लर में ये सब चीजें होती हैं, पर एक ब्रांडेड सैलून में ये सब चीजें नहीं होती। वहां आपको ब्लीच भी है, होता ही नहीं है कई सैलून्स पे ब्लीच नहीं, मतलब एसओपी में होता ही नहीं है ब्लीच ब्रांडेड सैलून्स में। बट पार्लर में ये सारी चीजें होती है। कई लोग एक दिन में ही उनको सब कुछ चाहिए, तो वो क्लाइंट के बोलने पे आप कर रहे हो, है कि नहीं? वो आप अपने रिस्क पे नहीं कर रहे हो, वो क्लाइंट के बोलने पे आप कर रहे हो। क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे एक दिन में करना है तो खत्म, आप बोल सकते हो कि आपने कहा था इसलिए आपको रैशेस वगैरह हो गए, इसमें हमारी कोई बोल नहीं। ब्रांडेड सैलून में ब्लीच है भी नहीं एसओपी में, ठीक है, बट करते हैं, करने वाले करते हैं, क्लाइंट की डिमांड पे डिपेंड सारी चीजें। क्लाइंट बोल रहा है करो तो करना है, ठीक है मैम। लेकिन पहले जहां तक की हो सके आप ना करो। अभी आपने उसका आईब्रोज कराया, अपर लिप कराया और तुरंत आप ब्लीच एप्लीकेशन कर दोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जहां तक है आप उसका आराम से ब्लीच वगैरह करो और उसके बाद थोड़ी देर रुक जाओ और फिर जाके उसकी थ्रेडिंग करो, ठीक है। लेकिन पहले बिल्कुल मत करो। मैं तो बाद में भी सलाह नहीं दूंगी, बट अगर आपकी क्लाइंट ज्यादा कह रही कि एक ही दिन में करना है तो उसके बाद करो, पहले मत करो, ठीक है। ये जो आपने बताया था सेंसिटिव स्किन 10 मिनट्स के लिए रखते हैं, तो ये जो नॉर्मल है वो भी एक मशीन होता है? नहीं, नॉर्मल ना बस तो मैम हाँ, कोई कोई फेस पे थ्रेडिंग या वैक्स करता है, तो कौन से स्किन पे करना चाहिए? क्या चीज? थ्रेडिंग और वैक्स फेस का करते हैं ना बाकी लोग। नॉर्मल स्किन पे, नॉर्मल सेंसिटिव स्किन पे नहीं। सेंसिटिव स्किन। हाँ, और वैक्स भी कौन सा वाला? स्ट्रिपलेस, जो ब्राजीलियन होता है, जो जिसमें स्ट्रिप्स नहीं होती, लगाया और हाथ से निकाल देते हैं वाला वैक्स। या फिर नॉर्मल वैक्स भी कर सकते हो अगर वो पहले से करवाती है तो, ठीक है। अगर वो फर्स्ट टाइम कर रही है तो आप रीका का ब्राजीलियन वाला करोगे, जो स्ट्रिपलेस होती है, उसको लगाते हैं, थोड़ी थिक होती है, लगाते हैं और उसके बाद हाथ से इसको या स्पैचुला से वो हटा देते हैं वो वाला। मैम ये बीन वैक्स के बारे में बताएंगी? अभी आप फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो, जब बीन वैक्स का आएगा फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो ब्लीच के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अभी हम ब्लीच का, ये ऑक्सी ब्लीच है, दिख रहा है सबको? जी मैम। मैम ये भी बताइए मैम, ठीक है, ये ऑक्सी ब्लीच का ऑक्सी ब्लीच ही सबसे अच्छा होता है। क्रीम है, ठीक है। ये उसका पोस्ट है तो बाद में लगाते हैं। ये प्री है, प्री हमेशा पहले लगाते हैं, पोस्ट हमेशा बाद में लगाते हैं। ये उसका एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर भी उन्होंने 2 दिए हैं। और ये उसका मेजरमेंट करने का स्पून है। ये एक बाउल भी दिया है हम लोगों ने, प्लास्टिक बाउल, और ये प्लास्टिक बाउल में मिक्स करने का स्पैचुला, वो भी प्लास्टिक का है।
मैम कभी भी ब्लीच करने के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए क्या? नहीं, धूप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव हो जाती है स्किन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कोल्ड कंप्रेशर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लीच का, कोल्ड कंप्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा बाउल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर कोई क्लाइंट हमसे ब्लीच करवाने के लिए आ रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउल लेंगे प्लास्टिक का। हाँ, प्लास्टिक का हमने बाउल लिया। ठीक है, क्लाइंट ने अगर मेकअप लिपस्टिक वगैरह लगाई है तो आप क्लींजिंग कर सकते हो। क्लींजिंग करोगे पहले उसकी स्किन को अच्छे से, ठीक है, लिपस्टिक लाइनर वगैरह उसका हटाओगे स्किन से, उसके बाद टोनिंग भी आप कर सकते हो। फिर जो प्री है, प्री इसे अप्लाई करोगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अप्लाई करनी है, कोई ऐसा मसाज नहीं करना है इसका। आप क्लींजिंग तो कर ही चुके हो ऑलरेडी, तो ये प्री जो है इसे अप्लाई करोगे। प्री अप्लाई करने के बाद जो आपने इसमें क्रीम रखी है उसको इससे मेजरमेंट करना है, इससे मेजरमेंट करना है। कैसे मेजरमेंट करना है, जो ये बड़ा वाला स्पून है इससे आपको क्रीम लेनी है, और जो ये छोटा वाला है उसकी बैक साइड पे उससे आपको एक्टिवेटर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सी ब्लीच है ये बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड नहीं होती है, हार्श नहीं होती, माइल्ड होती है। तो इसका जो बड़ा वाला स्पून है उससे आपको क्रीम लेनी है, और जो छोटा वाला स्पून है इससे आपको ये एक्टिवेटर लेना है। तो इसका यही मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला स्पून भर के आप क्रीम लोगे, और जो ये जो छोटा वाला स्पून है इससे आप एक्टिवेटर लेने के बाद उसको ऐसे कर दो। ठीक है, ताकि क्या हो, बहुत ज्यादा भी एक्टिवेटर ना आए। कैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने ये भरा, ठीक है, फिर इसको हाथ ये भर दिया ना मैंने, दिख रहा है, उसके बाद हाथ से इसको ऐसे बराबर कर लेना है। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा है वो आपके बाउल में आ जाएगी, सिर्फ इतना। हाथ से इसको मैंने बराबर कर लिया, पूरा ऊपर तक भर के नहीं लेना है। ठीक है, इसको नहीं आया समझ में, एक बार और बताती हूँ। ये हमने लिया, ठीक है, इसके बाद हमने इसको हाथ से एकदम प्लेन कर लिया। ठीक है, इतना हाँ, और जो ये है क्रीम ये हमें भर के लेनी है पूरा। फिर इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम रख देंगे। रखने के बाद हमें ये प्री वाला इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से उसके फेस पे लगाएंगे, तब तक वो मिक्स भी अच्छे से और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने भी करा उसको अच्छे से, तब तक रखा, तब तक वो और अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके अंदर। प्री अप्लाई किया, प्री अप्लाई करने के बाद फिर हम अपना जो हमने अच्छे से मिक्स किया है क्रीम को लेके उसको हम अप्लाई करेंगे। किससे अप्लाई करेंगे, कोई बताएगा? ब्रश से। ठीक है, ब्रश से हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने का तरीका कोई बताएगा मेरे को? ऊपर की ओर लगाएंगे, नीचे की ओर। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा अप्लाई करने का तरीका कैसा रहेगा हमारा? जी मैडम, जहाँ हेयर है उसके मतलब जैसे वैक्स करते हैं ना, तो वैसे ही मतलब जैसे वैक्स की क्रीम लगाते हैं वैसे इसको भी क्रीम से वैसे वैसे लगा दिया, जैसे बाल रोज जैसे ये बाल की उसमें नीचे। और कोई बताएगा? ओके, वहां पे नहीं लगानी है, आंखों को छोड़ना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अच्छे से मिक्स करके रखा। ठीक है, फिर ये प्री अप्लाई किया, ये हल्के पाउडर में पाउडर करके मिला। ठीक है, प्री अप्लाई किया, प्री अप्लाई करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, आईब्रोज के ऊपर वैसलीन वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, या कोई मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, ताकि गलती से भी आईब्रोज में अगर लग गया तो कुछ हो ना, व्हाइट ना हो, ग्रे ना हो, मतलब जो भी है वैसा ना हो। कई लोग लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाती क्योंकि इतने तक तो हाथ जाता ही नहीं है। बट अगर कोई नया नया है तो यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चराइजर या ऑयल, बेबी ऑयल जो होता है वो आप लगा सकते हो, ताकि
अगर गलती से भी ब्लीच लग गया तो आईब्रोज को कुछ भी ना, क्योंकि ब्लीच क्या करता है, हमारे फेशियल हेयर को लाइट करने का काम करता है ना, तो ये भी लाइट हो जाएगा अगर गलती से लग गया। तो आप बेबी ऑयल वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, जो हमने मिक्स किया था उसको सबसे पहले हम कहाँ अप्लाई करेंगे, अपर लिप पे, क्योंकि अपर लिप में ही सबसे ज्यादा हमारे क्या रहता है, हेयर रहते हैं। तो अपर लिप पे लगा देंगे, और सबसे पहले अपर लिप पे लगाएंगे और सबसे एंड में कहाँ लगाएंगे, अपने चिक्स पे, क्योंकि जो चिक्स होते हैं वो एकदम हमारे मतलब और बॉडी जो हमारे और फेस का जो पार्ट है उससे हमारा जो चिक एरिया होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि रेडनेस वगैरह भी हमारे चिक एरिया में ही होती है। तो ये सबसे लास्ट का है, सबसे एंड में लगाएंगे, और स्टार्टिंग कहां से करेंगे, अपर लिप एरिया से, ठीक है। अपर लिप कवर किया, फिर ये चिन भी आप कवर कर सकते हो या फिर नेक कर सकते हो, ठीक है। फिर फोरहेड कवर किया, और फिर लास्ट में हमने अपना ये चिक एरिया, ठीक है। नोज को पहले फिर चिक एरिया, ये ध्यान रखा। और आप पूरा फेस का ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो, ये ध्यान रखा कि सबसे फर्स्ट हमने अपर लिप पे करना है और सबसे लास्ट चिक्स पे करना है। यही पहले पकड़ के बड़ा एरिया है तो सबसे पहले चिक्स पे ही करते हैं, ठीक है। तो चिक्स पे सबसे लास्ट और अपर लिप पे सबसे फर्स्ट। अपर लिप किया, चिन कर लिया, ठीक है, फोरहेड कर लिया, नेक कर लिया, और फिर सबसे हमने अपने चिक्स कवर, हाँ नोज कर लिया, फिर सबसे लास्ट में अपने चिक्स कवर। ये चीज का ध्यान, ठीक है। और तो आप लोग सब एक्सपर्ट ही हो अपने चीज में। फिर उसके बाद देखा कि स्किन नॉर्मल है, ज्यादा फेशियल हेयर डार्क नहीं है, तो 15 मिनट, ठीक है। अगर फेशियल हेयर है काफी, ठीक है, तो 20 मिनट। अगर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट भी हो रहे हैं, ठीक है, और फेशियल हेयर भी बहुत ज्यादा है, आपको नहीं लग रहा है कि 20 मिनट में होगा, तो 25-30 मिनट तक आप जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल जो स्पैचुला होता है, वुडन स्पैचुला, उससे पहले तो सारा का सारा जो ऊपर का है वो पूरा हटा दोगे, ठीक है। कैसे हटाना, कैसे है, जैसे हमने सबसे पहले जो एंड में किया था, चिक्स में सबसे एंड में लगाया था, वो ही हमने सबसे पहले हटाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि चिक में हमें ज्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि ये एरिया क्या होता है, हमारा सेंसिटिव एरिया होता है। तो सबसे पहले हम चिक्स में से ही रिमूव करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में कहां से करेंगे, अपर लिप। लगाते समय सबसे पहले अपर लिप और हटाते समय सबसे लास्ट, और हटाते समय सबसे पहले चिक्स और लगाते समय सबसे लास्ट चिक्स। ये आपको टेक्निक, इसका ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं हर चीज में आपको एक टेक्निक बताती हूँ, तो ये टेक्निक बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वो है नैपकिन, वो बिल्कुल ठंडे पानी में होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके लिए आप वार्म वाटर यूज गलती से भी नहीं करोगे, ठीक है। ठंडे पानी में आपका नैपकिन है, नैपकिन को लिया और फिर उसे अच्छे से क्लीन कर लिया, ठीक है। जो हमारा पहले वाला ब्लीच है उसको आप स्पैचुला से करोगे, स्पैचुला से हटाने के बाद जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको ठंडे पानी में जो आपने अपना नैपकिन डुबो के रखा है उसे स्क्वीज करके फिर आप उसे क्लीन करोगे। फिर उसके बाद कॉटन लोगे, कॉटन को एकदम बर्फ के पानी में डुबोकर स्क्वीज करके उस कॉटन को फैला दोगे फेस पे 5 to 10 मिनट्स के लिए। उससे क्लाइंट को बहुत अच्छा लगेगा और स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और एकदम आपके क्लाइंट खुश होके जाएगी आपसे। आप पार्लर में भी ये चीज कर सकते हो, क्लाइंट बोलेगी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जो हमारा पोस्ट है वो अप्लाई कर देंगे इसके, तो जो भी उसके और थोड़े बहुत जो रैशेस वगैरह होंगे वो पोस्ट से वो भी चले जाएंगे, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से थोड़ा जेल फॉर्म में है तो उसको इससे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और ब्लीच से होता क्या है, फायदा क्या होता है ब्लीच से, अनवांटेड हेयर लाइट हो जाता है, हाँ डार्क स्पॉट्स तो हो जाते हैं, हाँ डार्क स्पॉट जो है वो भी लाइट हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर भी हमारे लाइट हो जाते हैं, और स्किन इससे ग्लो भी करती है, ठीक है, और होती है, ठीक है। तो इवन हो जाता है, इक्वल भी करती है, बस हमारे करने का तरीका सही होना चाहिए, समझ रहे हो ना। यस मैंने सबसे पहले आपको स्किन की टाइप्स बताए,
स्किन की कंडीशन बताई, और तब से आप हर किसी की स्किन को समझ भी रहे होंगे कि नॉर्मल स्किन कैसी है, ऑयली स्किन कैसी है, सेंसिटिव स्किन कैसी है, डिहाइड्रेटेड स्किन कैसी है। आपको धीरे धीरे आप ये जो अपने रोजाना उसमें है वो चीज ये करो कि आप स्किन को पहचानना, है ना। तो फिर मैम डिहाइड्रेटेड स्किन कैसी होती है मैम, क्या कैसे पहचाना है उसे? अब एक चीज और, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव स्किन पे भी कई लोग अगर करवाना चाहते हैं तो लैक्टो वाला आप बोल सकते हो कि हमको लैक्टो वाला ब्लीच दे दो, ठीक है। नॉर्मल स्किन है तो आप ये वाला कर सकते हो, ऑक्सी ब्लीच, ये भी माइल्ड है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये वाला कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद और वैसे मेरे हिसाब से सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच नहीं करनी चाहिए, आप रिस्क ना लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैंने कई सारी इसमें आपको बताया है कि किस किस का आप ब्लीच नहीं कर सकते हो। एक्ने और पे भी नहीं करना है। सनबर्न, एक्ने, ड्राई, आप करोगे तो फिर दिक्कत है, पूरे भरे हुए हैं एक्ने तो नहीं है, ठीक है। और अगर किसी की डार्क स्किन है और उसको भी ब्लीच चाहिए, डार्क स्किन वाले करवाते हैं ब्लीच, तो आप पर्ल वाला ब्लीच कर सकते हो, बोले कि पर्ल वाला, पर्ल में भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, लैक्टो वाले में बहुत सारे आते हैं। नॉर्मल स्किन के लिए ये ऑक्सी ब्लीच बेस्ट है। पिगमेंटेशन के लिए कौन सी स्किन, पिगमेंटेशन के लिए कौन सी ब्लीच अच्छी रहेगी? आप ये देख लो, आप मार्केट में बहुत सारे ब्लीच, तो आप उनसे जहां पर से आप परचेज कर रहे हो, आप उनसे बोलो कि पिगमेंटेशन वाला ब्लीच दे दो, नहीं तो ऑक्सी ब्लीच, नॉर्मल आपके इसमें ऑक्सी ब्लीच है, मैं इसका आपको डेमो दे दूंगी ऑक्सी ब्लीच का, ठीक है। और उसके बाद आप मार्केट में देख लो जिस तरीके से, और जो जिन जिन चीजों पे मैंने नहीं बताया उस पे ना ही आप ब्लीच करो तो वही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको करना ही है तो फिर आप उसी के लिए स्पेशल वो वाला ब्लीच खरीदो, सेंसिटिव स्किन के लिए सेंसिटिव स्किन वाला, ठीक है। और नॉर्मल और ये साइड ड्राई, थोड़ा नॉर्मल ड्राई है, नॉर्मल ऑयली है, उनके लिए ऑक्सी ब्लीच अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा भी तुम्हें डार्क स्किन पे थोड़ा जो ज्यादा डार्क है उसके लिए चाहिए तो पर्ल वाला आप बोल सकते हो कि मुझे पर्ल वाला ब्लीच दे दो, ठीक है। मैम जैसे मेरी स्किन पे अगर मैं ब्लीच करवाती हूँ तो छोटे छोटे स्पॉट हटा जाते हैं। अगर आप सेंसिटिव स्किन है और आप रिस्क लेके कर रहे हो तो फिर उसको कोल्ड कंप्रेशर दो, कोई भी स्किन हो, चाहे ड्राई है चाहे नॉर्मल है ऑयली है, तो आपको कोल्ड कंप्रेशर देना ही है, ताकि गलती से भी उसके स्किन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। जल्दी जल्दी आराम से करो। जो डार्क सर्कल एरिया है उसका क्या करेंगे मैम? मैम जो डार्क चुप रहो तुम सर्कल लोग। एरिया है, जब ब्लीच करते हैं तो वो डार्क सर्कल एरिया जैसे वो तो होता ही नहीं ब्लीच, जो अंडर आईज, आराम से बोलो आप। अंडर आईज पे डार्क सर्कल होते हैं ना मैडम, उसी के पास में पिगमेंटेशन भी होता है। मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ चिक्स पे बोला है, चिक्स और फोरहेड, अंडर आईज पे आप कभी भी ब्लीच नहीं कर सकते, इतने आंखों के पास तक आप ब्लीच कैसे लेके जाओगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें ऑलरेडी, पूरी आंखों में से उसकी बहुत ज्यादा जलन हो जाएगी। जब आप ब्लीच कर रहे हो तो आराम से उसके आंखों पे आप कुकुम्बर वगैरह रख सकते हो या कॉटन में रोज वाटर लगा के रख सकते हो, ताकि वो ब्लीच का उसके आंखों पे ना जाए। यहाँ से ऊपर आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको देखो अपने रिस्क पे आप जो चीजें कर सकते हो वो करो, लेकिन मेरा आपको बताने का है कि ये चीजें हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्लाइंट के रिस्क पे और अपने रिस्क पे आप जिस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ब्लीच यहाँ से ऊपर नहीं जाना है, आप पूरा प्रॉपर कॉटन रखो यहाँ पे रोज वाटर में, या फिर आप कुकुम्बर भी रख सकते हो, वो कद्दूकस करके कुकुम्बर वो भी रख सकते हो, ठीक है। ताकि उसकी आंखों में, जब भी आपने देखा होगा कि ब्लीच करते हैं तो आंखों पे उसका कितना ज्यादा जलन होता है, ठीक है। तो अगर हम उस ब्लीच को यहाँ तक लेके आएंगे तो फिर उसकी आंखों में क्या हाल होगा, फिर दूसरे दिन आपसे बोलेंगे आके या कॉल करके बोलेंगे कि मेरी आंखों में तो अभी तक रेडनेस ही हो रही है, ठीक है। ब्लीच ऐसी नॉर्मल सा कुछ नहीं कि क्लीन अप है या फेशियल है, ब्लीच है, वो उसका नाम ही ब्लीच है। लोग इसीलिए ब्लीच के
ब्लीच से डरते हैं करने से। मैम बस हमारा तरीका अगर ठीक है और हम स्किन पहचान कर आराम से कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अभी तुम जो ये मैंने इतना सारा बताया ऐसे आप किसी भी स्किन पर कर दोगे तो फिर ठीक नहीं है ना, फिर वो क्लाइंट भी खुद समझती है कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है तो मुझे नहीं करना चाहिए ब्लीच, है ना। मैम ब्लीच के बाद मेरे स्किन में स्पॉट से आ जाते हैं ड्राई से, तो आप मत करो, करना ही नहीं चाहिए। एक ही तरीका है, कोई जरूरत ही नहीं है। स्किन को खराब क्यों करना है मुझे ये बताओ, जरूरी है कि स्किन को खराब करना? अगर आपको नहीं सूट हो रहा आप फिर भी करोगे उसको क्या? मत करो। अगर ऐसा क्लाइंट के साथ हो रहा है तो क्यों मना कर दें? क्लाइंट के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्लाइंट, मैंने बोला ना कि ड्राई स्किन है व्हाइट पैच वाली तो नहीं करनी है ब्लीच। ब्लीच किस लिए की जाती है मुझे अच्छे से पता है। पार्लर वगैरह में ब्लीच क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्लो फेशियल से और क्लीनअप से नहीं आता वो ब्लीच से आ जाता है, इसलिए करते हैं कि ब्लीच किया और ग्लो आ गया फेस पे, उसके बाद आपने क्लीनअप और फेशियल किया फटाफट से और क्लाइंट को भगा दिया कि हाँ भाई तुम्हारा ग्लो आ गया। ग्लो आया ब्लीच से। मैम ऐसा कर सकते हैं जैसे एक्टिवेटर कम डाल करके हो जाए, आगे जाके उसका नुकसान होता है कि भाई ये हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, रैशेस हो गए, ये चीजें हो गई, वो बाद में जाके, ठीक है। अगर कई लोग है ना स्टेप्स अच्छे हैं, आपके क्लीनअप के स्टेप्स अच्छे हैं तो आपके फेस में ऑटोमेटिक ही ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपको कई लोग फेशियल के पहले ब्लीच करते हैं, कई लोग फेशियल के बाद ब्लीच करते हैं, तो ब्लीच फेशियल के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? तो आप फेशियल, अगर आपके फेशियल में या ब्लीच में अगर ऐसा कुछ होगा कि बाद में करना है अभी तो बाद में करो, अगर उसमें है कि पहले करना है तो पहले करो, वैसे पहले ही होता है, ठीक है। और अगर आप एज अ प्रोफेशनल कर रहे हो तो ब्लीच के साथ फेशियल होता ही नहीं। ब्लीच अलग, एक पूरा अलग है, पूरा उसमें इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया, प्री है, पोस्ट है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, साथ में नहीं होता। बट अगर आपको साथ में करना ही है एज अ पार्लर में, सब लोग, बहुत लोग साथ में करते हैं, तो आप पहले ब्लीच करो फिर फेशियल। तो मैम ब्लीच करने के बाद कितने दिन बाद फेशियल कर सकते हैं? ब्लीच जैसे है ना करने के कितने दिन बाद फेशियल कर सकते हैं? दूसरे दिन बुला सकते हो। अगर आप प्री ब्राइडल कर रहे हो, प्री ब्राइडल में जो ब्राइडल होती है वो तो 2-3 दिन लगातार आती है ना आपके पास, तो आप उसको पहले दिन ब्लीच कर दो ताकि उसकी शादी वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा हाँ, ब्राइडल में आप मैम जो तो ब्राइडल जैसे आपके पास लगातार 2 दिन तो आती ही है या 3 दिन तो आती ही है, तो ब्राइडल का आप ये करो कि पहले एक दिन, जिस दिन वो पहले दिन आ रही है उस दिन ब्लीच कर दो, दूसरे दिन उसका फेशियल कर दो, ठीक है। रिस्क मत लो। फिर भी अगर जो लोग करवाते हैं, पहले से करवाते आ रहे हैं, मैच्योर्ड स्किन है, वो बोले कि मैं तो पहले से करवा रही हूं तो आप कर दो। क्लाइंट के कहने पे आपको, आप पे कोई रिस्क नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। क्योंकि मार्केट में इतनी चल गई है कि क्यों इंस्टेंट ग्लो आता है उससे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम होने लग जाती है। डुप्लीकेसी मार्केट में इतनी ज्यादा हो गई है प्रोडक्ट की कि पता ही नहीं चलता कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके रिस्क कम लो और स्किन को पहचानो, पहचानने की कोशिश करो कौन सी स्किन कैसी है, और जो भी कोल्ड कंप्रेशर लो, उससे अगर थोड़ा बहुत रैशेस वगैरह भी आ रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। और ऑक्सी ब्लीच अच्छी है, ओरिजिनल होनी चाहिए, बस ओरिजिनल ऑक्सी ब्लीच होनी चाहिए। ओरिजिनल नहीं है तो फिर कोई गारंटी नहीं किसी चीज की। उसमें एक पोस्ट भी आ रहा है जो जेल की तरह है, उसे लगाओगे तो भी जो रैशेस वगैरह है वो नहीं होगी, ठीक है। मैम जो प्री क्रीम और पोस्ट क्रीम लगाए वो मसाज करने का है क्या? ज्यादा जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मसाज करो, क्योंकि क्लींजिंग से तो आप क्लीन करोगे ही, ठीक है। फिर नॉर्मल लगाओ उसको, अच्छे से एप्लीकेशन करो, फिर थोड़ी देर बाद आप अपना जो आपने ब्लीच बनाया है उसको लगाओ, फिर क्लीन करो। फिर क्लीन करने के बाद कोल्ड कंप्रेशर दो, वो आपका तरीका आप देख लो आप किस तरीके से कोल्ड कंप्रेशर देते हो, और फिर उसके बाद पोस्ट, हाँ पोस्ट क्रीम एप्लीकेशन कर दो अच्छे से, ठीक है। फिर दूसरे दिन ब्राइडल को बुलाओ, और अगर वो करना चाहती है फेशियल क्लीनअप, उसके बाद वो कह रही कि हाँ मेरा, मैं तो कई बार कराती हूँ ब्लीच और फेशियल,
तो आप कर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साथ में भी करते ही है, शुरू से यही करते आ रहे हैं, बट कई बार क्लाइंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने लग जाता है कि भाई मुझे ये नहीं हो रहा, ये सूट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो उनको बोलो आप एक दिन पहले ब्लीच कराओ, दूसरे दिन में आपका फेशियल करो, ठीक है। और एज अ प्रोफेशनल सैलून में यही होता है, आप लैक्मे सैलून में चले जाओ तो यही होगा, पहले दिन ब्लीच करेंगे, दूसरे दिन फेशियल करेंगे, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ, और ब्लीच के साथ फेशियल करना भी आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे साथ में कर सकते हो। पहले आपका ब्लीच अकेले अलग है और फिर फेशियल, ठीक है। अभी देखो D10 भी अभी आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा होगा, ब्लीच को स्किप कर दिया है लोगों ने, धीरे धीरे स्किप होते जा रहा है, और D10 आते जा रहा है। D10 एक नई चीज आने लग गई है और ब्लीच धीरे करके स्किप होता जा रहा है। तो D10 के बारे में मुझे कोई बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट D10 के बारे में, आप लोग तो सब पार्लर वाले को करते होंगे D10। मैम D10 तो ये सनबर्न वगैरह के लिए होता है, जबकि ब्लीच हमारी सनबर्न के लिए यूज ही नहीं होती है। और कुछ देखो सनबर्न क्या होता है, सनबर्न एक अलग चीज होती है, ठीक है। सनबर्न पे ना आप ब्लीच कर सकते हो ना टैन कर सकते हो। सनबर्न क्या होता है, जो पूरा एकदम बर्न हो जाता है, बर्न मींस जला हुआ, जो मतलब सूरज की उससे एकदम जल जाता है स्किन। जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, फॉरेनर्स वालों की होती है, वो बिल्कुल एकदम जल जाती है। इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना डिटैन कर सकते हो ना फेशियल कर सकते हो। आप टैन वाले स्किन पे डिटैन करोगे ना, टैन और बर्न, टैन और सनबर्न, उनका नाम भी अलग अलग है और वो होता भी अलग अलग है। टैन क्या होता है, जब पार्टिकल जो हो जाता है, लेकिन बर्न क्या होता है, सनबर्न जो जल जाता है, मतलब धूप में इतना ज्यादा खड़े हो गए कि वो जल गया, हमारा स्किन सेंसिटिव था और वो जल गया, तो उस पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना डिटैन करेंगे ना फेशियल करेंगे, ना डिटैन करेंगे ना ब्लीच करेंगे, ठीक है। तो डिटैन, और कोई बताएगा मुझे डिटैन आप में से? जो डस्ट पार्टिकल बैठे हैं ना फेस पे, उसके ऊपर वो डिटेन कर रहे। और कोई बताएगा? मैम फिर क्या सनबर्न वाली स्किन का कोई मतलब इलाज नहीं है? मतलब कैसे हम, अगर कोई कस्टमर है जो कि डेली धूप पे जॉब करने जा रहा है, वो हमारे पास एक होप लेकर आता है कि या नहीं मेरे पार्लर में सही हो जाएगा, तो उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो आप ले सकते हो, सनबर्न वाली स्किन पे आप रिस्क मत लो, उसको बोलो कुछ टाइम घर के अंदर रहे, तब जो बर्न जो हुआ है वो कम होगा, उसके बाद आप उसको जो भी ट्राई करो। जो मेडिकल से जो क्रीमें आती है ना, वो लगाने से जो स्किन खराब हो जाती है, जो मेडिकल से जो क्रीमें आती है ना मैम, जो उसको लगाने से स्किन खराब हो जाती है, जैसे सेंसिटिव हो जाती है। जैसे किसी ने, जैसे मैं लगा चुकी हूँ, जैसे मैंने मतलब 5-6 साल से या 10 साल से मैंने लगा, मतलब मेरी स्किन खराब हो गई है, तो अब उस स्किन वैसे कैसे ठीक होगी मैडम वापस से? वो अभी आप तो फिलहाल पहले ब्लीच के बारे में पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो ब्लीच, ठीक है। ब्लीच और डिटेन के बारे में। सेकंड थिंग की अगर वो सनबर्न वाली स्किन है तो उस पे आपको कुछ भी नहीं करना, पहले आपको डिटेन करना है ना आपको ब्लीच करना है। कुछ करोगे और फिर कुछ और ज्यादा खराब होगी, फिर क्या फायदा उसको करके, उतनी बर्न हो रखी है स्किन। उनको ज्यादा से ज्यादा धूप से बचना होगा, ठीक है, धूप से बचना होगा। धूप से बचने के बाद जो उनके बड़े बड़े बर्न हुए हैं, पैच हुए हैं, वो धीरे धीरे अंदर रहकर कम होंगे, नॉर्मल होगा, फिर जाके उसमें कुछ करा जा सकता है। लेकिन सनबर्न वाले में आप बिल्कुल भी ब्लीच और डिटेन का रिस्क मत लो। टैन अलग दिखता है, मैंने आपको टैन पहचानना बोला। टैन क्या होता है, फोरहेड पे सबसे ज्यादा होता है, वहां पे आपकी जो स्किन होती है और स्किन से फोरहेड थोड़ा डार्क होता है, लेकिन बर्न बिल्कुल अलग होता है, वो बहुत ज्यादा जला जला होता है, इससे आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो D10 का मतलब क्या हुआ, D10 और ब्लीच लगभग सेम होते हैं, लगभग सेम। कैसे होते हैं, जो ब्लीच होती है वो, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला मैंने, वो क्या करता है, हमारे स्किन के जो फेशियल हेयर है
उनको लाइट करने का काम करता है। बट लेकिन जो D10 होता है वो हमारे फेशियल हेयर को कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। अभी D10 भी बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ D10 कर देते हैं, तो आपको D10 अच्छी क्वालिटी का लेना है, ब्रांडेड लेना है, ताकि वो आपके फेशियल कई टाइम होते हैं मेरे फेशियल हेयर वैसे नहीं होने चाहिए ब्लीच की तरह, आप बोल देते हैं अगर हम D10 कर रहे हैं तो हमारे फेशियल हेयर वो गोल्डन गोल्डन से तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो D10 होता है वो कभी भी हमारे फेशियल हेयर को कलर नहीं करता है, वो क्या करता है हमारा टैन रिमूव करता है और साथ ही साथ हमारी डेड स्किन भी रिमूव करता है, ठीक है, और फेस पे ग्लो लेके आता है। ये सारी चीजें हमारा ब्लीच भी करता है, लेकिन ब्लीच इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज और करता है, वो हमारे फेशियल हेयर को भी लाइट करता है। बट D10 हमारे फेशियल हेयर को लाइट नहीं करता, वो हमारे टैन पे काम करता है। ब्लीच से भी टैन रिमूव होता है, ऐसी बात नहीं है, उससे भी थोड़ा आपका टैन रिमूव होता है, डेड स्किन रिमूव होती है, साथ ही साथ आपके जो फेशियल हेयर है वो लाइट हो जाते हैं। D10 से कभी भी फेशियल हेयर लाइट नहीं होंगे, क्या होगा टैन रिमूव होगा फर्स्ट, और सेकंड डेड स्किन भी थोड़ी इसमें रिमूव हो जाती है और ग्लो भी करती है। D10 से भी स्किन हमारी ग्लो करती है, ठीक है। मैम D10 को फेशियल एज अ ब्लीच नहीं यूज कर सकते हैं ना मैम, फेशियल के पहले आप बाद में? वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, वो ज्यादा अच्छा है। ब्लीच में थोड़ा रिस्क है, ठीक है, D10 में भी रिस्क है बट ब्लीच के बराबर रिस्क नहीं है। और आजकल ज्यादातर सब ही D10 प्रिफेयर करते हैं, ब्लीच का नाम सुनकर ही लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, ठीक है। D10 में भी ऐसा ही फेशियल से और उसमें भी कई D10 ऐसे होते हैं जो सिर्फ D10 आता है, सिर्फ D10 का एक डब्बा आएगा और उसमें कुछ नहीं आएगा। कुछ D10 आता है जिसमें आपको 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें छोटा सा क्लींजिंग भी देते हैं, क्लींजिंग की तरह ही होता है वो लगभग, तो क्लीन करते हैं सबसे पहले स्किन, फिर D10 लगा देते हैं और D10 लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज करते हैं। कई लोग मसाज करते हैं, कई लोग मसाज नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा सा मसाज करोगे तो उसका और अच्छा इफेक्ट आएगा। D10 जो आपने D10 लगाया है पहले लगा के रखना है 10-15 मिनट तक, फिर उससे मसाज करना है 5-6 मिनट तक मसाज किया, हटाया और फिर मॉइस्चराइजर लगा दिया, ठीक है। ये स्टेप आता है D10 की, 3 स्टेप आते हैं, ठीक है। और कई बार हम लोग फेशियल या क्लीनअप से पहले भी D10 कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की टैन हो रही है स्किन और वो बहुत ज्यादा टैन वाला फेशियल नहीं करवाना चाहता, वो कह रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ क्लीनअप कर दो बट मेरा टैन भी रिमूव होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपने D10 किया और फिर उसके बाद एक क्लीनअप कर दिया आपने। और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ D10 ही करना चाहते हैं, तो उनका क्या करना है, क्लींजिंग से पहले उसकी स्किन क्लीन कर दी, फिर D10 लगाया और फिर उसके बाद हल्का सा मसाज दे दिया और मॉइस्चराइजर, ठीक है। कई लोग ऐसे भी करते हैं सिर्फ D10, और पूरी स्किन पे भी D10 होता है, पूरा बॉडी पे जो ब्राइडल वगैरह होते हैं वो पूरी बॉडी D10 कराती है, और पूरी बॉडी पे ब्लीच भी होता है, ठीक है। आपने किया भी होगा, कई लोगों ने, ब्लीच भी होता है। और जो मैंने आपको क्या बताया, जो है वो बॉडी के हिसाब से आपको ड्यूरेशन रखनी है, ज्यादा टाइम तक भी रख सकते हो, ठीक है। हमारी बॉडी होती है उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है ना, और हमारी फेस की स्किन क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है, और बॉडी की स्किन कैसी होती है, थोड़ी सी क्या होती है, थिक होती है। तो हमारा जो ब्लीच का जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट हो सकता है आराम से, ठीक है। तो बॉडी की जो हेयर्स है वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, ठीक है, और पूरी बॉडी हमारी ग्लो करने लग जाएगी, ठीक है। फेस पे कभी भी 30 मिनट हम नहीं रखेंगे। तो मैंने क्या बोला, जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो हमने हर चीज को ध्यान पे रख के करनी है, ठीक है। और जो बॉडी D10 है वो भी नॉर्मली क्लींजिंग करोगे, पूरी बॉडी पे D10 लगा दोगे, D10 फिर उसके बाद हटाने के बाद आप उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा दोगे, तो बॉडी D10 बॉडी जो D10 है उसमें कुछ ऐसा एक्टिवेटर मिक्स करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं रहता। D10 आता है, बहुत सारे D10 आने लगे हैं मार्केट में, तो नॉर्मल D10
लेके आओ, क्लींजिंग कर लोगे, फिर जो आपका डिटेल है डिटेल लगाओगे, उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा दोगे। हम ये वेदर के अकॉर्डिंग होता है या कभी भी कर सकते हैं इसको? मैम D10 है जो वो वेदर के अकॉर्डिंग होता है, सर्दी गर्मी या फिर कभी भी कर सकते हैं? किसके अकॉर्डिंग बोला आपने? आराम से बोलो। मैम वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दी या गर्मी का कोई होता है या फिर कभी भी कर सकते हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं है वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप वैसे तो कई लोग क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब 1 मंथ में आप दोबारा कर सकते हो डिटेल, ठीक है। डिटेल इतना हार्मफुल नहीं है, और ब्लीच भी आप 1 मंथ का टाइम देके कर सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपके जो फेशियल लेयर है जिसमें ब्लीच किया है वो धीरे धीरे करके जो लाइट हुआ था वो वापस धीरे धीरे करके डार्क होने शुरू होता है। मैडम ओपन पोर्स में ब्लीच करना चाहिए? ओपन पोर्स होते हैं वहां पे। तो मंडे को एग्जाम होगा। एग्जाम किस किस चीज में होगा मैं आपको बताती हूँ। आपका एग्जाम होगा स्किन स्ट्रक्चर, स्किन टाइप और कंडीशन, और ब्लीच और डिटेल के ऊपर मैं आपका एग्जाम लूंगी, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है ब्लीच डिटेल दोनों के बारे में। और मंडे को आपका एग्जाम, कल आपका किस चीज का प्रैक्टिकल होगा? वैक्स का प्रैक्टिकल होगा। और वेडनेसडे को मैं आपको ब्लीच या डिटेल में से किसी एक का डेमो दे दूंगी, ठीक है। मैम संडे क्लास रहेगी ना? पिछली बार संडे क्लास नहीं थी। आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस करो, पहले तो मुझे वैक्स की प्रैक्टिस करके दिखाओगे आप। तो कल आप प्रैक्टिस करके दिखाओगे मेरे को वैक्स, जो मैंने परसों आपको डेमो दिया था उसकी प्रैक्टिस करके दिखाओगे कल, ठीक है। कल प्रैक्टिस करोगे, संडे को अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, मंडे को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस चीज में होगा मैंने बता दिया, स्किन स्ट्रक्चर, स्किन टाइप, स्किन कंडीशन और ब्लीच डिटेल इसमें से होगा। ट्यूसडे को आपका पार्टी मेकअप का डेमो होगा, ठीक है। पार्टी मेकअप का डेमो होगा। वेडनेसडे को क्या होगा? ब्लीच या डिटेल में से किसी एक का मैं डेमो दे दूंगी, ठीक है। या फिर दोनों का भी दे सकती हूँ, वैसे सेम ही है लगभग। तो मैं ब्लीच का दे दूंगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो ब्लीच का दे दूंगी। डिटेल में कुछ ज्यादा चीजें हैं वो तो कभी भी दे सकते हैं। स्किन स्ट्रक्चर, स्किन मैम हाँ, स्किन कंडीशन क्लास है, और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो। हाँ बोलो। कल क्लास है। हाँ कल आपका वो आप प्रैक्टिकल दोगे वैक्स, नॉर्मल वैक्स का। मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगा? क्या ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगा? कौन सा क्लास नहीं रहेगा? ऑनलाइन क्लास जो आप अभी ले रहे हो। क्या प्रैक्टिकल में को मैम इस क्लास का भी रिकॉर्ड देगा ना? हाँ अभी जो हो रहा है इस क्लास का भी रिकॉर्ड देंगे ना? क्या चाहिए, मतलब वीडियो की बात कर रहे हो आप? अभी जो पढ़ा रहे वो इसका रिकॉर्ड देगा ना? क्योंकि मुझे भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार सुनने के लिए अभी पढ़ा रहे हो तो आप नोट डाउन करो उसको थोड़ा थोड़ा, इतना भी कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं उसमें, नॉर्मल चीजें ही आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। और साथ ही साथ आप उसका बाद में वीडियो देखो और समझने के लिए उसको वीडियो देखो, क्योंकि आप वीडियो अपलोड हो जाती है। मैडम स्किन स्ट्रक्चर में क्या क्या वो है? वीडियो मिलेंगे ना? क्या मिलेगी? अभी का वीडियो मिलेगा ना? इसका वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा शाम तक। सारी वीडियोस अपलोड, सारे बच्चे देखते होंगे ना वीडियोस। मैडम स्किन स्ट्रक्चर में थोड़ा बता दीजिए मैडम, थोड़ा सा। प्लस डिटेल और डिटेल ये 5 टॉपिक हैं। मैडम स्किन स्ट्रक्चर में बता दीजिए मैम थोड़ा। स्किन टेक्सचर में क्या स्ट्रक्चर मैम आप बोलो ना, एग्जाम होगा उसका तो उसमें थोड़ा बता दीजिए मैम।
क्या बोल रहे हो? आराम आराम से बोलो पहले तो। मैम स्किन स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत बता दीजिए मैम। स्किन स्ट्रक्चर, हाँ उसका थोड़ा बहुत बता दीजिए स्किन स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना है? मैम। हाँ मुझे समझ नहीं आया मैम। हाँ, मैम थोड़ा आइडिया दे दीजिए मैम, मैं भूल गई हूँ, मैं वीडियो देखूंगी बाद में। पूरा वीडियो आप देखो, आप वीडियो देखो, थोड़ी आप लोग हाँ शायद मैंने वीडियो मिस करी होगी मैम थोड़ी। जब आपने स्किन स्ट्रक्चर का पढ़ाया होगा मैम तो मैं नहीं होंगी मैम, तो मुझे आ नहीं रहा है। आपने अगर क्लास नहीं भी ली है तो उसका वीडियो अपलोड हुआ है ग्रुप में, उसको तो देखो आप एक बार। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग, आप लोगों के पास थ्रेडिंग आ लो, मुझे थ्रेडिंग प्रैक्टिस देखनी है आप लोगों की, आप कैसे कर रहे हो थ्रेडिंग। और अपने कल की प्रैक्टिकल को बहुत अच्छा करना है। मेरे को फ्री मतलब आपके आफ्टर बिफोर आफ्टर की पिक चाहिए, बिफोर आफ्टर की पिक चाहिए, आपने किस तरीके से आपने अपने हेयर रिमूव किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं वैक्स के दौरान आपकी टेक्निक देखूंगी कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो वैक्स में। ऐसे नहीं कहीं को भी आपने उखाड़ा, कहीं को भी आप उसको क्लाइंट को दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कल वैक्स में। और सारा ट्रॉली वगैरह सब सेट करके रखोगे आने से पहले, ट्रॉली वगैरह सेट, आपकी मॉडल सेट होनी चाहिए। और उसके बाद मेरे सामने आप स्टार्ट करोगे एक एक करके, मैं सबका देखूंगी। और बिफोर और आफ्टर की पिक भी आपको भेजनी पड़ेगी, कई लोग तो भेज ही नहीं रहे। ठीक है, ये सब एग्जाम के टाइम पे फिर आपको सर्टिफिकेट में ऐसे नहीं होगा कि आपने कोई चीज भेजी नहीं है। थ्रेड निकालो अपना अपना, मैं एक एक करके सबका थ्रेड चेक करूंगी किसका कैसे हाथ चल रहा है। वो सर को बुला लो, नहीं तो वो कोमल भी है ना, वो आकाश, आकाश सर को बुला लो। सब लोग निकालो। हम सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच नहीं कर सकते तो D10 कर सकते हैं। हाँ, हम सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच नहीं कर सकते तो D10 कर सकते हैं। बस आप ना थोड़ा आराम से बोलो, फोन को पास लेके बोलो, आपकी आवाज ना बिल्कुल नहीं आ रही, बस ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है बट सुनने में नहीं आ रही। मैम जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर ब्लीच नहीं कर सकते तो D10 कर सकते हैं। डिजाइन कर सकते हो लेकिन हाइपर सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए स्किन। ओके, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे नहीं आपने मार्केट में सस्ते के चक्कर में कुछ भी उठा लिया। अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा डिजाइन है, अच्छा कंपनी का, तो उससे सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हो। बस टाइम बहुत ज्यादा नहीं रखना है, आपको कोई भी क्लाइंट के सामने ही बैठे रहना है। ठीक है, पूछते रहना है कि ज्यादा जलन तो नहीं हो रही, चाहे आप ब्लीच करो चाहे आप डिजाइन करो, दोनों से ही जलन होती है, तो बहुत ज्यादा जलन नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रही है तो आप हटा दो उसके फेस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं वो आ रही है एक दूसरे से पास से करते ही बोला क्या करना है, इसको जूम करना है, एक करके देखो। अच्छा आदत तो नहीं खाना खा रहे हैं। हाँ हम खाना खा रहे हैं ना इसलिए तो दो दूसरे मारे खाना नाम
हाँ दिखाओ, थ्रेड दिखाओ मुझे अपना। ये नाम तो है। नेहा, आपको थ्रेड चलाना आता है? यस मैम। आपने किया है, मतलब थ्रेडिंग की है? यस मैम, मैं करती हूँ, कस्टमर लेती हूँ। ठीक है ठीक है। आपका पार्लर है? हाँ मतलब खोला नहीं है, घर पे आते हैं मैम। बताते हैं। तो ब्लीच के मतलब उससे कुछ जानकारी मिली? नई जानकारी ब्लीच के बारे में? मैम जो मतलब मैं ज्यादा करके फेशियल करती हूँ, ब्लीच नहीं रिस्क लेती मैम मैं। हाँ ठीक है। तो अभी अगर आप रिस्क लोगे तो आपको उसका पूरा नॉलेज आ गया है ना? हाँ, ठीक है। फिर जब डेमो देखोगे आप तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेधा, मेधा, आवाज आ रही है मेधा को? यस मैम। मेधा, आपने भी पहले से की है थ्रेडिंग? जी मैम करती हूँ। और की भी की है? अरे क्लाइंट लोगों की भी की है थ्रेडिंग आपने? मैम मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, अभी आप प्रैक्टिस की। मतलब आपने कभी किसी की नहीं है? जी। कभी किसी की थ्रेडिंग की भी है आपने? नहीं मैम, अभी बाहर के बाल निकाल पाती हूँ बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, हेयर निकालने पैरों के हाथों के बाल निकल रहे हैं? जी। शेप नहीं दे पाती है भी थ्रेडिंग में, शेप नहीं आता है मुझसे भी। भी आपने मतलब आपने आईब्रोज के बाल भी हटाए हैं, बट एक प्रॉपर आपने शेप देना नहीं आता। जी जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रैक्टिस जारी रखो। ज्योति, जोविश जोविश, जोविश इंस्टीट्यूट का क्या है? जोविश आवाज आ रही है? हाँ यस मैम। हाँ, तुमने थ्रेडिंग थ्रेडिंग करते हो आप? मम्मी के हाथ के ऊपर करती हूँ उसे। मतलब ऐसे किसी की आईब्रोज नहीं बनाई? नहीं किए। तो फिर मम्मी का फोरहेड बनाना स्टार्ट करो। हाँ ठीक है? हाँ। हाँ दिखाओ मुझे थ्रेड चला के। प्रैक्टिस की थोड़ी अभी काफी जरूरत है। तुम आपका नाम क्या है बेटा? ऋतुजा साळवे। क्या नाम है? ऋतुजा। ऋतुजा, ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत है ऋतुजा आपको हाँ मैम। ट्रेडिंग में। और चीजें समझ में आ रही है ना सारी? हाँ मैम। हाँ, क्योंकि आप मैं देखती हूँ कि आप ऑनलाइन में सबसे पहले आ जाते हो। हाँ हाँ, तो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस और सारी चीजें आपको आ जाएंगी, चाहे क्लीन अप है, फेशियल है, ब्लीच है, ये सब चीजें आपको आराम से आ जाएंगी। बट थ्रेडिंग की प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत ज्यादा। ठीक है? हाँ मैम। जल्दी रहता है। चलो चलो हाँ कोई बात नहीं।
आपकी भी प्रैक्टिस नहीं दिख रही मेरे को। सिमरन सिमरन रोजर सिमरोजर सिमरोजर शेख सिमरोजर शेख, आवाज आ रही है ना? आपको आपने ट्रेनिंग की है? नहीं मैम, मैंने की नहीं है, अभी भी स्टार्ट की हूँ। तो किसी के पैरों के हाथों पे आपने किया अभी तक प्रैक्टिस? हाँ हाँ, मेरे ही पैर पे की थी, एक ही बार की हूँ। मैं एक्चुअली फर्स्ट डे से नहीं हूँ, अभी मंडे से ज्वाइन हूँ। मंडे से ज्वाइन किया है? हाँ हाँ। हाँ, तो मंडे से कोई बात नहीं। आपका ना ये वाला हाथ सही नहीं चल रहा है। हाँ मैम, बताइए। दिखाओ दिखाओ मुझे। 2 मिनट है मैम। दिखाओ दिखाओ करके। हाँ मैम। हाँ। आपकी ये चीज इतनी अच्छी नहीं चल पा रही, इस चीज को अच्छे से चलाओ। ये वाला हाथ हाँ अच्छे से चलाओ। ये आप ना ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा सा चौड़ा करो। ये ये समझ में नहीं आ रहा रखना। एकदम से छोटा नहीं करना है। हाँ करो। ये मैम यहाँ फंस जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? रोज ज्यादा नहीं करना है इसे। हाँ हम से कर रहे हो कुछ? हम से, हाँ हम से करो। ठीक है? और बहुत छोटा देना है इसको, ऐसे अंदर इसको हमेशा ऐसे चौड़ा ही रखना है। अच्छा हाँ। आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा छोटा कर रहे हो, फिर बड़ा कर रहे हो, फिर छोटा कर रहे हो, फिर बड़ा कर रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। जी। और जो है हमारा, इससे हमें थोड़ा प्रेशर देना है। ठीक है? बस ज्यादा अटकना नहीं चाहिए बीच बीच में, एकदम स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। और हैंड्स पे और लेग्स पे प्रैक्टिस करो सबसे पहले। फिर अगर किसी क्लाइंट पे कर, मतलब किसी दूसरे पे कर रहे हो, तो आप सबसे पहले फोरहेड पे करोगे। जी मैम। अपर लिप, और फिर सबसे लास्ट में आप आईब्रोज पे करो। ठीक है? दूसरों के पैरों हाथों पे भी करो। जी मैम। और जो हमारा थंब है, इससे आप प्रेशर दो। जी। ऐसे इसको बहुत छोटा मत करना, बस छोटा करोगे तो वो पास चले जाएगा। जी। तो थोड़ा चौड़ा ही रखो। ठीक है? थैंक यू मैम। मैं इन लोगों का चेक करके आती हूँ लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका मेडिसिन तो भी दिखाओ आपको ऐसा कुछ पानी तो फिर बीच में थोड़ा सा करके फिर ऐसे करके होते ही वो धीरे धीरे जाता है फिर जब में हाथ करके फिर बीच में अच्छे से ये चीजें थोड़ा टाइट करो और उसे अच्छे से करो शुरुआत से समय वैसे ही होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है इसके प्रैक्टिस पे डिपेंड है दिखाओ अच्छा तुम्हें बिल्कुल नहीं आता मैं नॉट्स भी कम बनाए ठीक है उसी के साथ करो ना हेड के साथ भी तो करते हैं ये छोटा हो गया थोड़ा सा ठीक अरे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है जो नहीं है ये प्रैक्टिस को लगातार करनी है तो नहीं आता अब बनाना आया नहीं फायदा क्या सीख के है कि सिचुएशन में तो आया कर तो मेरी क्या अभी किसी के पैरों पे हाथों पे फोरहेड करा है ना मेरे दूसरों पे बस दूसरों पे भी करना स्टार्ट करो अपने पे तो कर ही लेगा इंसान दर्द भी होगा तो कोई नहीं ना दूसरे पे भी कर रहा है ताजा सही चल रहा है ऐसी बात है ताजा सही चल रहा है लेकिन प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है ठीक है प्रैक्टिस करो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा वो लगता है ऐसा कि क्या कर रहे हैं हम लोग लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है करते से अच्छा नहीं लगता बट वो इम्पोर्टेंट है धागा है ना एक गड़बड़ हो गई मुझे कहीं पर चला गई एक ही गड़बड़ होती है वैसे वो धागा मेरा होता है छोटा और पकड़ने के स्ट्रक्चर बनाना छोटा होता ही है लेकिन कहीं गड़बड़ आ रही है घर पे ला रही थी तो हाथ से ही करती एक धागा होता है जिसको प्रैक्टिस कर गड़बड़ हो गई क्या नहीं पकड़ के आ जाएगा नहीं पकड़ के धागा दस मिनट और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपको टाइम दस को तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा किस चीज के बारे में पढ़ा ब्लीच और डिटेन के बारे में पढ़ा ठीक है इनके टाइप्स और कंडीशन तो आपने पहले ही पढ़े हुए थे ठीक है तो कल को क्या होगा आप लोगों का प्रैक्टिकल ये रुद्रा आवाज आ रही है ना हाँ मैम रुद्रा कल आपको बैक्स का करना है प्रैक्टिकल करोगी ना हाँ करेगी मैम ठीक है पक्का हाँ पक्का मैम अभी जैसे आप रोज रेडी होते हो वैसे ही कल अपने बैच के साथ और अपनी किस पे करोगे आप मैम स्किन स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना होगा मैम स्ट्रक्चर स्किन स्ट्रक्चर के बारे में ना आप वीडियो में देखो तो उसमें वीडियो अपलोड कर दी स्किन स्ट्रक्चर की एग्जाम होगा उसमें से ओके हाँ वीडियो देखो एक बार जो आपने ब्लैक बोर्ड में बनाया है पिक्चर ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हाँ इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो आप इसका मतलब कि आप वीडियो देख नहीं रहे हो आप वीडियो नहीं देख रहे हो जो क्लास आपकी स्किप हो जाती है उसको शाम को जाके वीडियो देख लिया करो ना तभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अभी आज मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ मैं स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो रही थी दैट्स व्हाई आई आस्क्ड तो आप एक बार ना वीडियो देखो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा वीडियो देखो क्योंकि आपका एग्जाम हो ओके ओके एग्जाम होगा ठीक है तो कल प्रैक्टिकल है हाँ
हाँ ठीक है, तो सब लोग अपने अपने मॉडल रेडी करके रखेंगे, बैग्स वगैरह सब कुछ, और फिर बिफोर आफ्टर की पिक भी करके आप क्लिक करके आपको भेज देंगे। ओके चलो फिर ठीक है, ओके बाय बाय। मेरी माउस इतना धीरे क्यों चल रही है?